तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर शुरू करा था कॉम्प्रोमाइज़ेस, अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप पहले लास्ट क्लास देखिए ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन ने आज की क्लास में अपन देखेंगे सेक्शन 230 पावर टू कॉम्प्रोमाइज़ और मेक अरेंजमेंट्स विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। यानी कि अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे कि किंगफिशर एंड एसबीआई बैंक ने, ठीक है। तो किंगफिशर एसबीआई बैंक ने क्या दिया था, लोन दिया था किंगफिशर कंपनी को 9,000 करोड़ का, और जो एट द रेट ऑफ 18% पर एनम की रेट से दिया था लोन, ठीक है। तो बाद में क्या करा किंगफिशर कंपनी अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी कि किंगफिशर कंपनी के पास इतना प्रॉफिट ही नहीं था, इतना फंड्स ही नहीं था ताकि वो लोन का रीपेमेंट करे। तो किंगफिशर कंपनी ने एसबीआई को क्या ऑफर किया कि भैया हमारे पास तो इतना फंड्स नहीं है। तो एसबीआई क्या बोला, या हम तो आईबीसी में जा सकते हैं। तो अगर एसबीआई बैंक आईबीसी एक्ट के अंदर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, अगर किंगफिशर कंपनी पूरी बंदी हो गई तो उसमें लास्ट में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उनको बहुत कम अपना जो 9,000 करोड़ था उसका बहुत कम अमाउंट ही रिकवर हो पाएगा। तो उन्होंने क्या करा था, एक ऑफर दिया था कंपनी ने कि हम आपको एक काम कर दे, 18% तो हम आपको रीपे नहीं कर पाएंगे, पर हम आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो तो हम आपको रीपेमेंट कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, हाँ किंगफिशर और एसबीआई ने दोनों ने डील पक्की कर ली। अब किंगफिशर कंपनी क्या करेगी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको रीपेमेंट करेगी, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था क्रेडिटर्स के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है और मेंबर्स के साथ क्या होता है। अगर कंपनी के पास इतना सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है, ये मेंबर्स को ये प्रपोजल दे सकती है कि आप इस साल कोई भी डिविडेंड मत लीजिए, इस साल जो डिविडेंड का अमाउंट होगा वो कंपनी वापस री इन्वेस्ट करेगी और ताकि अगले साल अच्छा आपको डिविडेंड देगी, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि जुगाड़ हो सकता है, दोनों के साथ हो सकता है, क्रेडिटर्स के साथ भी हो सकता है, मेंबर्स के साथ भी हो सकता है। तो ये सेक्शन 230, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपनी बुक में तो भैया इतनी सारी थ्योरी दे रखी है, तो अपन क्या करते हैं इस पूरे सेक्शन 230 को इतना थ्योरी पढ़ने के बजाय एक फ्लो चार्ट से समझते हैं ताकि आपको याद भी रहे और समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो अपन ये देख लेते हैं सेक्शन 230 में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये प्रपोज हो गया दोनों के बीच, दोनों कंपनी और बैंक एसबीआई बैंक एंड किंगफिशर कंपनी दोनों के बीच में ये डील प्रपोज हो गई। तो अब क्या होगा, ये डील दोनों के बीच में हो सकती है। इसमें बता रखा है कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट दोनों के बीच में हो सकता है, कंपनी एंड क्रेडिटर के बीच में भी हो सकता है एंड कंपनी एंड मेंबर के बीच में भी हो सकता है। क्रेडिटर में मैं आपको बता ही दिया 10% इंटरेस्ट, और मेंबर के बीच में क्या हो सकता है, डिविडेंड वाला केस, ठीक है। तो अब ये कोई भी फाइल कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिटर्स चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन में, मेंबर्स चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकती है। अपने क्रेडिटर्स कौन था, बैंक था, कंपनी थी किंगफिशर, तो दो तीनों में से कोई भी जना अप्लाई कर सकता है। अब अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल को देनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर मीटिंग देगा, ठीक है। यानी कि ट्रिब्यूनल पहले खुद फैसला नहीं सुनेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा जाओ पहले अपने क्रेडिटर से पूछ लो क्या वो ये सब राजी हैं, ठीक है, कहीं उनको तो दिक्कत नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे, नोटिस देंगे। नोटिस में कौन कौन, नोटिस किस किस को सर्व होगा, कंपनी के वही बैंक के क्रेडिटर्स, मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। उन सब से अप्रूवल लिया जाएगा कि हाँ भैया ये नई स्कीम अप्रूव हुई है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली, कि आप इन सब के लिए राजी हो कि अदरवाइज़ आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम उस कंपनी से वसूलें, ठीक है। फिर क्या होगा, वोट विद इन 1 मंथ उन सबके पास, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि अल्टीमेटली इम्पैक्ट इन लोगों पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी एक कंसेंट ज़रूरी है, तो इनके पास वोट देने के लिए 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। फिर ये स्कीम अप्रूव कैसे होगी, 3/4 वैल्यू प्लस मेजोरिटी। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अप्रूवल होने के बाद क्या होगा, विद इन 7 डेज़ के अंदर पेटिशन फाइल होगा और फिर ट्रिब्यूनल ये फैसला सुना सकता है, ऑर्डर दे सकता है, और जो भी ऑर्डर आएगा वो आरओसी के पास कंपनी फाइल कर देगी विद इन 30 डेज़ के अंदर। तो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि पहले मर्जर एंड अमालगमेशन नहीं होता, पहले एक मौका दिया जाता है कि दोनों बैंक और कंपनी दोनों के बीच, अपने एग्जांपल में था बैंक एंड किंगफिशर, दोनों एक तरीके से राजी है क्या, ठीक है। अगर वो राजी हैं तो ये सेक्शन अप्लाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर ने देखा था अप्रूवल 3/4 वैल्यू प्लस मेजॉरिटी। ये क्या होता है, मान लो कंपनी के अंदर टोटल मेंबर्स है 200, अटेंड करा 100 ने और वैल्यू थी उनकी 500 करोड़, ठीक है। तो अब पहला केस देखते हैं, जैसे कि अटेंड टोटल मेंबर्स है 200, अटेंड करा 51 लोगों ने, ठीक है। तो पहला केस अपन देख रहे थे, टोटल मेंबर्स तो कंपनी के 200 है, अटेंड 100 लोगों ने उसमें करा, ठीक है। तो अब अटेंड 100 लोगों ने करा, तो पहला केस में क्या हो सकता है, ओआर पास होना चाहिए, यानी कि ओआर में अपन ने देखा था ओआर पास ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि अप्रूवल 3/4 वैल्यू प्लस मेजॉरिटी। वैल्यू में तो 3/4 होना चाहिए और यहाँ मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 51 लोग अटेंड करेंगे, यानी कि वोट करेंगे इस फेवर में, तो जाके ये स्कीम पास होगी। प्लस बोला हुआ है 3/4 वैल्यू। 3/4 वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू जितने लोगों ने अटेंड करा था, वोट करा था, यानी कि उनकी उनकी थी 500 करोड़ थी, ठीक है। 500 करोड़ का भाई यहाँ अपन को चाहिए 3/4 देखेंगे, यानी कि जो लोग वोट कर रहे हैं, जैसे कि 51 लोग थे इस फेवर में, ठीक है। टोटल लोग आए थे 100 लोग आए थे, 51 लोगों ने वोट करा इन फेवर में, ठीक है। तब जो 51 लोग हैं वो कैसे लोग होने चाहिए, जिनके पास कंपनी का 3/4 वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 500 CR का 3/4 होना चाहिए, 375 CR है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हुई तो ये स्कीम अप्रूव हो सकती है। सेकंड केस क्या हो सकता है, 100 लोग आए थे पर 50 लोगों ने इन फेवर वोट करा, ठीक है। तो ये स्कीम अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। भले वैल्यू 3/4 था, 500 करोड़ का 3/4 लोगों ने वैल्यू वो रिप्रेजेंट करते हो ये 50 लोग, तो भी स्कीम अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि कम से कम इधर मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। थर्ड केस में मेजॉरिटी मिल गई, 100 लोग अटेंड कर रहे थे, 60 ने इन फेवर वोट करा, वैल्यू भी 3/4 चाहिए, ठीक है। पर यहाँ वैल्यू 3/4 नहीं हुई, तो ये स्कीम अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। यानी कि दोनों होना चाहिए, 3/4 वैल्यू भी होना चाहिए प्लस मेजॉरिटी भी रिप्रेजेंट करने चाहिए ये लोग, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, तब जाके ये स्कीम अप्रूव होगी, ठीक है। और अगर इस बीच में किसी को ऑब्जेक्शन है, ठीक है, वो लोग मान लो किसी भी डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर को किसी को भी इस स्कीम में कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो कब अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, जब वो नॉट लेस दैन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, उसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, या फिर वो रिप्रेजेंट करना चाहिए 10% ऑफ डेप्ट, ठीक है। तो वो जना बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये स्कीम तो बेकार है, आप तो 18% इंटरेस्ट ही वसूलो, ठीक है। उसके बाद अपने पास तो ये अपना सेक्शन पूरा होता है, अपन आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट में, इसको आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सभी इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं अपन सेक्शन 237 पर आ जाते हैं। 231, 232, 235, 236 और ये 237। 237 कौन सा था, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद किसी भी कंपनी को बोल सकता है कि भैया आप इन द ओपिनियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आप कंपनीज को मर्ज हो जाना चाहिए या फिर अमालगमेशन हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे कि मान लो ओला एंड ऊबर, उन दोनों के बीच में बहुत टफ कंपटीशन है और इससे अगर पब्लिक को नुकसान हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियों को ये प्रपोजल भेज सकता है कि आप अमालगमेशन हो जाए तो कैसा रहेगा, एक प्रपोजल भेज सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या भेजेगी, कंपनी को एक प्रपोजल का ड्राफ्ट भेजेगी और एटलीस्ट 2 मंथ्स मिलेंगे क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को, अगर उनका कोई कमेंट्स है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नया प्रपोजल भेज देगी, ठीक है। पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, यानी कि कंपनी बोल सकती है एक्स और वाई दोनों कंपनी को मिल जाना चाहिए, एक्स वाई हो जाना चाहिए, अमालगमेशन हो जाना चाहिए। अमालगमेशन दोनों तरीके से हो सकता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर भी हो सकता है या फिर परचेज भी हो सकता है, ठीक है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट कब बोलेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है तो, ठीक है। ये जनरली ये सेक्शन कहाँ यूज़ होता है, सेक्शन 237, जहाँ प्रैक्टिकल यूज़ हुआ वो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये कई बार
बैंकों में होता है, ठीक है। ज़्यादा आप सर्च करोगे अगर गूगल पे तो आपको इसका बैंक में एग्जांपल मिल जाएगा। कई बैंक्स मर्ज हो गए, ठीक है, बड़ी बैंकों के अंदर। तो वो कौन से सेक्शन के अंदर हुआ है, वो इस सेक्शन का यूज़ करते हुए, क्योंकि वो इन द ओपिनियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा नेसेसरी है, तो उन्होंने इसलिए ये प्रपोजल दिया था, ठीक है। तो इसका क्या प्रपोजल रहेगा, ठीक है। तो लीगल प्रोसीडिंग विल बिकम लीगल प्रोसीडिंग ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मान लो किसी कंपनी पर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही होगी, तो वो एक्स पे चल रही थी तो वो एक्स वाई पे भी चलती रहेगी, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और जो भी एक्स कंपनी के क्रेडिटर रहेंगे, ठीक है, मान लो बैंक ने इस एक्स कंपनी को लोन दे रखा था, तो एक्स वाई बनने के बाद भी वो लोन वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं वो लोन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर विल गेट सेम राइट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, शेयर होल्डर विद इन 30 डेज अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। अगर किसी शेयर होल्डर को दिक्कत है इससे अमाल कमीशन से, तो वो विद इन 30 डेज अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल से, ठीक है। नो ऑर्डर मेड अनलेस कॉपी ऑफ प्रपोज्ड ऑर्डर सेंड टू ऑल। हाँ, अगर अमाल कमीशन होगा तो ये सबको कॉपी भेजा जाएगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है बिफोर एक्सपायरी ऑफ अपील, यानी कि ये 30 डेज शेयर होल्डर को मिलेंगे। अगर वो कुछ अप्लाई करने के लिए बोलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सजेशन हैव बीन कंसिडर्ड, यहाँ बता रखा है 2 मंथ्स मिलेंगे, ठीक है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी को भेजेगी, ठीक है, और उनके पास 2 महीने कम से कम उनको मिलेंगे क्रेडिटर्स को, लोगों को, शेयर होल्डर्स को, कि अगर उनको कोई उन हाँ वैसे उनके सेम राइट्स मेंटेन रहेंगे, पर फिर भी उनका कोई सजेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अपना सेक्शन कंप्लीट होता है, सेक्शन 237। जनरली ये प्रैक्टिकल आप देखोगे तो बैंक के केस में होता है, ठीक है। अब आ जाता है अपन सेक्शन नंबर 235 पर आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 235 क्या बोल रहा है, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंडिंग फ्रॉम स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी। ये अलग ही सेक्शन है। इसमें क्या बता रखा है, इसका भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ए कंपनी है, आर कंपनी, ठीक है। अब ए कंपनी ने क्या कर रखा है, आर कंपनी को, यानी कि ए कंपनी चाहती है कि वो आर कंपनी को होल्डिंग और सब्सिडरी बनाए, यानी कि सिर्फ उसकी कंपनी रहे आर कंपनी, ठीक है। किसकी रहेगी, ए कंपनी की, ठीक है। ए कंपनी ये चाहती है कि आर कंपनी उसकी पूरी होल्डिंग और सब्सिडरी बन जाए, यानी कि 100% सिर्फ उसी की रहे। तो ए कंपनी ने क्या करा, उसका 93% तो बाय कर लिया, ठीक है। यानी कि शेयर होल्डर्स लोगों ने बोल दिया हाँ भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो 93% तो ए कंपनी ने बाय कर लिया। बट 7% केस में क्या हुआ, 7% शेयर होल्डर्स, आर कंपनी ऑलरेडी बाजार में चल रही थी, तो आर कंपनी के भी शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। 93% तो हाँ बोल दी, वो ए कंपनी में चले जाएगी, ठीक है। यानी कि उनको वही प्राइस मिल जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी उनका आर कंपनी के भी शेयर होंगे, उनको जो भी जो भी उनका मार्केट वैल्यू होगा उसके उस हिसाब से उनको फेयर प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। ए कंपनी उनको पे कर देगी, ठीक है। पर 7 कंपनी के 7% शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया कि भैया हम तो ना मर्ज होंगे ना अमालगमेट होंगे, ठीक है। तो अब ये कंपनी तो चाहती है कि वो आर कंपनी को होल्डिंग और सब्सिडरी बनाए, पर 7% शेयर होल्डर्स, आर कंपनी के 7% शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया कि भैया हमको तो नहीं, हमको तो सिर्फ आर कंपनी में ही रहना, हम नहीं चाहते कि मर्ज हो अमालगमेट हो, ठीक है। तो क्या होगा, तब इस सेक्शन 235 में एक कंपनी के फेवर में बोला गया है कि एक कंपनी चाहे तो 7% लोगों को खरीद सकती है, ठीक है। कैसे होगा, इनका प्रोसेस बता रखा है। ट्रांसफर ही कंपनी क्या देगी, पहले ऑफर देगी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के, ठीक है। ऑफर वैलिड रहेगा 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये 93% बाय केस होगा, इस पहले आपको ये बता रखा है, ठीक है। यानी कि एक कंपनी पहले ऑफर देगी आर कंपनी को, ठीक है, और 4 महीने तक ऑफर वैलिड रहेगा, ठीक है। मान लो 4 महीने से पहले मान गए सारे शेयर होल्डर्स मान गए तो अच्छी बात है, ठीक है। पर जनरली ये ऑफर वैलिड रहेगा, ठीक है, 4 महीने के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्टेंस शैल बी गिवन बाय नॉट लेस देन 90% ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। इसमें बता रखा है कम से कम 93% तो शेयर होल्डर्स एग्री होने चाहिए कि आर कंपनी के कि हम एक कंपनी में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। कम से कम 90% होने चाहिए, 91 होंगे चलेगा, 93 से होंगे चलेगा, 99 होंगे, 100 होंगे चलेगा, ठीक है।
कम से कम 90% होने चाहिए, ऐसा नहीं 89% आर कंपनी के शेयर होल्डर ने बोल दिया कि हम ए कंपनी में जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा? जब 90% लोग तैयार होंगे उस कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। तो उसके विद इन 2 मंथ क्या बता रखा है? विदाउट कंसेंट ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर ट्रांसफर कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर्स। यानी कि अगर 90% लोगों ने हाँ बोल दी तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा कि उनका नुकसान नहीं हो रहा होगा। एक कंपनी ने बोला होगा कि हम आपको जो भी फेयर वैल्यू होगा हर कंपनी के शेयर का वो हम आपको पे कर देंगे, तभी 90% लोग भी माने होंगे, ठीक है। क्योंकि इसके आगे तो केस वो आगे बढ़ेगी नहीं फाइल, ठीक है। पर ये 7% लोग नहीं मान रहे अपने एग्जाम्पल में, तो क्या होगा? विद इन 2 मंथ, ये सब होने के विद इन 2 मंथ क्या होगा? ये 4 महीने हो गए। उसके विद इन 2 मंथ क्या होगा? विदाउट कंसेंट ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर ट्रांसफर ए कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर्स। यानी कि ये कंपनी चाहे तो उन 7% को खरीद सकती है, उनके एक्वायर्ड शेयर्स को होली और सब्सिडरी बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा? डिसेंडिंग शेयर होल्डर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब ये 7% लोगों को खरीद सकती है, ठीक है। एक कंपनी उनको पे कर देगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी 7% लोग नहीं आना चाहते, तो क्या है? डिसेंडिंग शेयर होल्डर ऐसे लोग हैं, 7% की बात हो रही है। डिसेंडिंग शेयर होल्डर जो लोग उस कंपनी में मर्ज अमालगमेट नहीं होना चाहते, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? अगर उनको कंपनी वैसे तो एक और बार ऑफर देगी, पर अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो क्या करेंगे? ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और विद इन 30 डेज ऑर्डर आएगा ट्रिब्यूनल का इन फेवर ऑफ डिसेंडिंग। दोनों तरीके से आ सकता है, फेवर में भी आ सकता है, अगेंस्ट 7% उनके अगेंस्ट भी आ सकता है, फेवर में भी आ सकता है। अगर फेवर में आए तो ट्रांसफर ही कंपनी एक्वायर नहीं कर पाएगी, यानी कि एक कंपनी एक्वायर नहीं कर पाएगी उन 7% लोगों को। और अगर अगेंस्ट में आया तो ट्रांसफर ही कंपनी, यानी कि एक कंपनी एक्वायर कर लेगी और एक कंपनी आर कंपनी को होल्डिंग और सब्सिडी बना लेगी, ठीक है। जनरली ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फेवर में ही आता है, क्यों? क्योंकि ट्रिब्यूनल ये बात को चेक करता है कि अगर 90% लोग मान गए तभी तो ये केस आगे बढ़ी, ठीक है। तो 90% जब लोग मान गए तो आखिर इन 7% लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये था अपना सेक्शन 235। इसमें बता रखा है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्डिंग और सब्सिडी बनाना चाहती है तो कम से कम 90% लोग तो होने ही चाहिए। 90% के बाद फिर वो विदाउट कंसेंट एक्वायर कर सकते हैं, पर जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर होंगे, यानी कि ये 7% है, उनके पास भी ऑप्शन है, वो ट्रिब्यूनल जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। अब एक डाउट आता है, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे कि ये कंपनी ने ऑलरेडी आर कंपनी का 30% पहले से ही था, ठीक है, पहले से ही था। ये 90%, ये 93% यहाँ कब आया था? जब इन्होंने ऑफर दिया था तब आया था, ठीक है। पर इस केस में क्या हो रहा है? पहले से ही था 30% ए के पास, तब उन्होंने ये स्कीम दी जब 4 महीने की, ठीक है। तब उनको कितना चाहिए? यहाँ पर ने देखा था कम से कम 90% लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए। तो अब यहाँ कितने लोगों का चाहिए? क्या ऑप्शन 1 बोलते हैं 60% लोगों का चाहिए, या ऑप्शन 2 बोलते हैं 70% लोगों का चाहिए? 70 कैसे? टोटल 170 का 90% लोग बोलते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बाकी ये कंपनी के पास ऑलरेडी 30 थे तो उसको नहीं माना जाएगा। ये ऑफर जब देंगे तो उसमें ये जो बाकी के थे 70 थे, उसके 90% लोगों को हाँ बोलेंगे, तभी ये विद इन 2 मंथ विदाउट कंसेंट वो एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और बार आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये खरीद तो लेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करेगी? जो भी 1 मंथ के अंदर आर कंपनी को पैसा दे देगी। कौन सा पैसा? जो आर कंपनी अपने शेयर होल्डर को विद इन 60 डेज दे देगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 90% बाय करा ना, तो उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा। ये कंपनी ने आर कंपनी को बाय करा तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पैसे कैसे देंगे? एक कंपनी पहले आर कंपनी को दे देगी विद इन 1 मंथ, और आर कंपनी शेयर होल्डर को दे देगी विद इन 60 डेज, ताकि शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास सेक्शन 238 आता है, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये है सेक्शन नंबर 238। इसके अंदर क्या बता रखा है?
इसको भी इतना पढ़ने के बजाय अपन फ्लो चार्ट से देखते हैं। इसमें क्या था, जो भी ऑफर था अंडर सेक्शन 235 कौन सा था, वापिस से पहले देख लो। 235 में क्या था, 90% लोगों ने हाँ बोल दी थी, जो माइनॉरिटी 10% थे, ठीक है। अपने केस में 93 और 7 का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अब इसमें बता रखा है ऑफर अंडर सेक्शन 235, उसके बाद क्या होगा, डिस्क्लोजिंग स्टेप्स दैट इट है सफिशिएंट केस अवेलेबल, यानी कि ये सेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, ये 7% लोगों के हिसाब से बना रखा है कि यहाँ पर ने देखा न था ना कि विदाउट कंसेंट ट्रांसफरिंग ए कंपनी आर कंपनी के 7% लोगों को शेयर होल्डर्स को खरीद सकती है, ठीक है। तो अब अगर खरीद तो लिया, मान लो ए कंपनी ने आर कंपनी के शेयर होल्डर 7% लोगों को खरीद तो लिया, बाद में 90% तो पहले ही एग्री थे तो उनको तो पैसा मिल ही जाएगा। पर जो 93% पहले ही एग्री थे तो उनको पैसा मिल ही जाएगा। अब 7% एग्री नहीं थे तो कंपनी ने ज़बरदस्ती एक्वायर करा था, ठीक है। तो अब उनको पैसा मिलेगा सफिशिएंट टाइम पर, तो उसके लिए ये बता रखा है, ठीक है। तो एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऑफर दिया था उसमें उनको बताना पड़ेगा कि वो एक कंपनी ज़बरदस्ती 7% लोगों को एक्वायर तो कर रही है शेयर होल्डर्स को, तो उनको बताना पड़ेगा क्या। अब 7% कहने को तो बहुत कम है, पर अगर आप बड़ी कंपनी में देखोगे जैसे रिलायंस कंपनी में, तो रिलायंस कंपनी का तो 7% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो हो सकता है कंपनी के पास इतना कैश है या नहीं है, तो ये कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, एक्वायर करने से पहले, ठीक है। यहाँ ज़बरदस्ती एक्वायर कर रहे थे ना, यहाँ देखो, विदाउट कंसेंट ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर ट्रांसफर ही कंपनी एज एक्वायर्ड शेयर्स, तो एक्वायर कर तो लेंगे पर शेयर होल्डर्स को पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसमें ये बता रखा है कंपनी के पास कैश इतना है या नहीं है, क्योंकि कैश ही नहीं होगा तो वो एक्वायर नहीं कर सकते। तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन 238 के अंदर बताना पड़ेगा कि हाँ उनके पास इतना सफिशिएंट केस है, वो 7% शेयर होल्डिंग को एक्वायर तो कर रहे हैं पर उनके पास इतना कैश भी है कि वो उन शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ठीक है। तो ऑल्सो सबमिट, वो क्या करेंगे, कंपनी आरओसी को सबमिट कर देगी कि उनके पास आरओसी को बता देंगे कि हाँ भैया वो 7% लोगों को एक्वायर करना चाहते हैं। अगर आरओसी ने एक्सेप्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आरओसी ने रिफ्यूज़ कर दिया, आरओसी को लगता है कि इस कंपनी के पास इतना कैश ही नहीं है कि वो 7% लोगों के शेयर खरीद के उनको पैसा भी दे देगी, तो वो रिफ्यूज़ कर दिया अगर आरओसी ने, तो फिर कम्युनिकेट हो जाएगा 30 डेज़ के अंदर पार्टी को कि उनके शेयर्स नहीं लेंगे। फिर कंपनी ले ही नहीं सकती जब कंपनी के पास इतना कैश ही नहीं है। तो ये सेक्शन ऑन माइनॉरिटी 7% लोगों के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है, ताकि उनको कंपनी ज़बरदस्ती शेयर ले ले तो उनको कैश मिले बराबर, उस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 236।